हाँ जी, क्या बता रही थी मैं अभी आपको? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में रिलेशनशिप, जो आप स्फीयर का एक केस करते हैं जिसमें 3 केसेस होते हैं, इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड। तो ये जो आपका रिलेशनशिप बनता है, हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ई और आर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप एक बार उससे गो थ्रू भी हो जाएंगे कि अच्छा कैसे कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, कैसे कैसे वो प्रोपोर्शनल है, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो अगर देख लोगे तो वो पूरा टॉपिक अटेम्प्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने टॉर्क किया था। बताइए, अगर एक आपके पास डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितना टॉर्क लगेगा उसके ऊपर? पीई साइन थीटा। पी क्रॉस। ठीक है, पी साइन। क्लियर है? और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज जो हम करने वाले हैं थोड़ा पोटेंशियल के ही आगे एप्लीकेशन है। जैसे हमने स्फीयर का किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा उस केस में, वो हमको देखना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। मैम हाँ जी बेटा। मैम सीयूटी में कॉन्सेप्चुअल आएगा ज्यादा या फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे? देखो, कंसेप्चुअल आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे हैं कि जिस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। शॉर्ट शॉर्ट जो आपके पास होता है ना, ट्रिक्स, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ये पुट किया, उसमें वो पुट किया, तो आपका 2 या 3 या 4 लाइन के अंदर अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहता है, फिगर बेस्ड ज्यादा रहता है, कॉन्सेप्चुअल है, फंडामेंटल है। और बाकी 50 क्वेश्चन है, तो समझ लो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े ज्यादा आ गया। लेकिन जनरल आपका जो बोर्ड का जितना भी सिलेबस आपने जैसे किया था और जो क्वेश्चंस आप करते हो उससे थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है क्वेश्चन। तो फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है, बेसिक अगर स्ट्रांग है, तो पेपर कहीं नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको जो करा रही हूँ बेटा, हर एक सिंगल टॉपिक में कराऊंगी आपको, उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में मैं चेक करती हूँ कि आया है नहीं आया है, या फिर जो मॉक टेस्ट है वहां से भी मैं कुछ क्वेश्चन उठाती हूँ। तो सारा मिला के जो उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे लगता है कि हाँ 2-4 चीजें ये इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए जानने के लिए, तो वो मैं सारा कवर कराऊंगी। तो एक बार अगर आप सुन भी लेते हैं क्लास, ठीक है, अगर टाइम नहीं है, अगर आप नीट या आईआईटी में इन्वॉल्व हैं, तो भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास है नहीं क्या अभी? आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे जाके सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको जो पीछे 7 से 8 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक ही बार पेपर हुआ है पिछले साल, तो वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, एक पेपर में आपको सेंड करती हूँ, तो उसमें 10 15 20 क्वेश्चन आप एक बार गो थ्रू हो ना कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं है। बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स टाइप आते हैं, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो टॉपिक रीड करो जरा, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड सेल्स। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स एंड शेल्स, ऐसे ही हम लोगों ने पहले किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह किया है। यहाँ हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। एक होता है आपके पास होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, दोनों ही, पहला। और आपके पास हो गया ये सॉलिड कंडक्टिंग। दोनों ये जो 3 टॉपिक्स बन रहे हैं, इन सबका जो फॉर्म है ये सेम आएगा। जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके पास जब आप करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, वो अलग से टॉपिक डिस्कस होगा। आपको पता है कंडक्टिंग वर्ड जहां यूज हो रहा है वहां मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग जहां वहां इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। शेल्स आपको पता है क्या क्या होती है शेल्स? इस तरीके से अंदर ये होलो होता है, ठीक है, या आप कंसेंट्रिक शेल्स हो तो इस तरीके से शेल्स बनी होती हैं। और स्फीयर आपको पता ही है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर किस किस तरीके से होते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? तो अभी जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में करने वाले हैं ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक स्फीयर है, मान लो यही है, और इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है प्लस क्यू।
ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये r डिस्टेंस पे है, इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है और इसका जो रेडियस है वो r है, तो इनसाइड पोटेंशियल बताइए कितना होगा। 0. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। कांस्टेंट होता है मैम ये। यस, जो सरफेस पे है, पोटेंशियल ड्रॉप हो या जो सरफेस पे है वही आपके पास उसके अंदर पोटेंशियल रहेगा। तो सरफेस पे कितना है, सरफेस पे पोटेंशियल, जब आप सरफेस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हम समझते कैसे हैं इसको कि ये जितना भी चार्ज है कि उसको सेंटर पे मान लो, तो सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस क्या है, उसका रेडियस है, तो कितना हो जाएगा आपके पास सरफेस पे, KQ by R. बाय में r। ठीक है, तो सरफेस पे जितना है उतना ही उसके अंदर होगा, तो इनसाइड पोटेंशियल भी क्या रहेगा, KQ बाय r। क्लियर है सभी को, क्लियर है ये चीज, क्यों हो रहा है ये, Yes, ma'am. क्यों हो रहा है ये ऐसे, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर आता है। ये किया था ना आपने, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड में। ठीक है, ये आप डीवी बाई डी आर भी ऐसे भी लिख सकते हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पर, तो पोटेंशियल, देखो इसको ऐसे समझो, जब आपके पास E कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, E डॉट आर माइनस साइन दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी। जो भी दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, अगर हम स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल कैसे लिखते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। तो dv बाई डी आर इक्वल्स टू E हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है, तो dv बाई डी आर अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो जो सरफेस पे है वही आपके पास क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। या फिर अगर इससे भी आप कर रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो वी पी माइनस में वी एस इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो वी पी इक्वल्स टू वी एस हो जाता है। ये चीज क्लियर है, थोड़ा सा आइडिया दे रही थी कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बाकी आप याद रखें कि जो सरफेस पे है वही इनसाइड रहेगा। क्लियर, यस मैम। Yes, आगे चलते हैं। फिर कौन सा पॉइंट आउटसाइड में बताइए कितना होगा, आउटसाइड में कितना होगा। मान लो यहाँ ma'am, KQ by same. R. ये जो डिस्टेंस है, अब मैम ये ये आर ले रही चेंज हूँ, ये KQ by small r. Q अपन में R प्लस कैपिटल R। के क्यू बाई आर ओनली। ठीक है, तो यहां से अब आप मेरे को ग्राफ प्लॉट करके बताओ कहाँ क्या आएगा, E और इधर ले लो R। ये मान लो अगर मैं स्फीयर ले रही हूँ, ये इसका रेडियस हो गया इतना R, तो यहाँ जीरो से इस R तक कैसे वेरी कर रहा है, कांस्टेंट ही है या नहीं है, पोटेंशियल ले रहे हैं ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये आप यहां से यहां तक कांस्टेंट आ रहा है, ऐसे लिख लो। और उसके बाद देखो आप कैसे कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए। ठीक है, फॉर्मूला इसमें याद हो ना हो, आर के साथ वेरी कैसे कर रही है चीजें वो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और पोटेंशियल में भी। क्लियर है सभी को। यस मैम। चलते हैं आगे, फिर ये क्वेश्चन करो फिर फटाफट। Conducting sphere of radius capital R is given a charge Q. The electric potential and electric field at the center of sphere respectively are. मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो मैम रहेगा। सेंटर पे तो जीरो होगी। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यस Yes. और पोटेंशियल कितना होगा, मैम कांस्टेंट रहेगा। KQ by capital R. Q बाई आर। के को आप क्या लिखते हैं, 1 बाई, 4 पाई 4 एप्सिलॉन pi epsilon naught. ठीक है। चलिए ये वाला करो फिर अब क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। Figure shows two concentric conducting shells of radii R1 and R2 carrying uniformly distributed charges Q1 and Q2 respectively. Find potential at distance R from center, where first case है जब R आपका R1 से छोटा है, सेकंड केस है जब R आपका R1 और R2 रेडियस के बीच में लाई करता है, और थर्ड केस आपके पास R इज ग्रेटर देन R2 है। तो पहले केस के मैम, लिए ये पूछ क्या फटाफट रहा है? सॉल्व, क्या कह रहे हो बेटा,
थोड़ा सा मैं आपको, चलो मैं एक केस में आपको करके बताती हूँ, या करना चाहते हो ट्राई? मैम प्लस ट्राई फर्स्ट हो करेंगे। जाएगा के क्यू अपन में R1 पहले का कितना आया, के क्यू अपन में R1। ओके, और बस इतना ही आया? क्यू आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा? मैम एक बार देखो आप जब खुद बता देंगे। Q2 आएगा ना? मैं पहले बताती हूँ फर्स्ट Q1 के आया, Q1 मैम। Q1 आएगा, आप ये बोल रहे हो के Q1 आएगा। चलो देखो अब आपका कितना करेक्ट है। जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर, मान लीजिए ये फर्स्ट स्फीयर की आप बात कर रहे हो, तो इसके अंदर अगर है तो इसके जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा डेफिनेटली। तो आपने ठीक बताया के Q1 बाय में R1 होगा। ठीक है, आप जो भी इस पे चार्ज है उसको सेंटर पे मान लो, डिस्टेंस कितना है R1, तो के Q1 बाय R1। लेकिन इसके अंदर भी तो है ना, ये बाहर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर भी तो है वो वाला पॉइंट। अगर आप ले रहे हो, मान लीजिए यहाँ ले रहे हो, तो ये तो सेकंड वाले स्फीयर के अंदर हो गया, तो इसकी वजह से भी तो आएगा ना। कितना हो जाएगा, के Q2 बाय में R2। दिस इज द आंसर। Yes, ma'am. KQ2 by R. ठीक है, अब मुझे सॉल्व करके बताओ कि ये वाले केस में क्या आंसर आएगा। अब कहीं आपके पास पॉइंट ले लो, ये सी ले लो। चलो इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल VC निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो किसके अंदर आ रहा है, किसके बाहर आ रहा है। मैम अब माइनस हो जाएगा ना? माइनस क्यों हो जाएगा? मैम वो बाहर निकल चुका है सेल से, आई गेस। नहीं, देखो अभी हमने ये टॉपिक किया था, तो जब आप बाहर की बात कर रहे हो तो सेंटर से जितना डिस्टेंस है बाहर वो ले लो, के क्यू बाई आर। प्लस माइनस आता है चार्ज की वजह से, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू आ गया, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आ गया, अगर नेट आप एक जगह पे निकाल रहे हो तो। अब बताओ मेरे को, चलो फर्स्ट स्फीयर की वजह से बताओ, क्या वो पॉइंट आउटसाइड है इनसाइड है? आउटसाइड है। आउटसाइड है। Outside. इसका Outside. डिस्टेंस सेंटर से मान लो कितना है, R है। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना होगा इसकी वजह से, के Ma'am, क्यू Q1 Q1 by by R. R1। बाय आर। बाय अब पर्टिकुलर सी पॉइंट सेकंड स्फीयर के तो अंदर हो गया, Yes, ma'am. यस मैम। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लस में के Q2 by R2 by Q2 R2। by R2 R2। बस ये समझना है आप। minus. ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब थर्ड गलत नहीं करना, मेरे को थर्ड करके बताओ। और ले लो यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ है भी एक पॉइंट, और अब डिस्टेंस ये R ले लो सेंटर से। यहाँ मेरे को VP बताओ कितना होगा पोटेंशियल टोटल। मैम जो है हम खुद से एज्यूम करते रहेंगे। हाँ, R वेरिएबल है, जो हम स्मॉल r ले रहे हैं ना, ये हम ले रहे हैं कि हमारा पॉइंट कौन सा है। अगर हम अंदर कंसिडर कर रहे हैं तो वहां तक हम डिस्टेंस R मान लेते हैं, बाहर कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ तक R, और उससे भी बाहर कर रहे हैं तो वहां तक स्मॉल r डिस्टेंस। आप ले कुछ भी सकते हो, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, अगर कंफ्यूजन होता है तो। बट हमारे क्वेश्चन में R ऑलरेडी गिवन है ना, ये वेरी कर रहा है। मैम ओके मैम। के Q2 R होगा आंसर? Ma'am, KQ2 by R2 के Q2 बाय R2 plus KQ आगे। upon R. हाँ देखो, अब अगर आप बात कर रहे हो इस पॉइंट की, तो दोनों से ही तो बाहर है ना। मैम ये होगा के Q1 अपन में R प्लस में के Q2 अपन में R। वेरी गुड, के Q1 बाय R प्लस में के Q2 बाय में R। R, sorry. ठीक है, के Q1 बाय में R। अपने माइक ऑफ रखिए आंसर देने के बाद, नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। देखो पहले स्फीयर के लिए वो जो पॉइंट है, मतलब पहले वाला अगर मैं बना रही हूँ, ये पॉइंट है यहाँ पर, इससे डिस्टेंस तो आ रही है ना, तो ये जो चार्ज था Q1 था, तो के Q1 बाय में R। अब इसको भूल जाओ, अब हमारे पास बाहर बना दिया इसी की हमने, वो भी आ रही तो डिस्टेंस पे है, बट चार्ज चेंज हो गया। कितना हो जाएगा, प्लस में के Q2 बाय में R। क्लियर है अभी सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अगर आज टाइम बचा नहीं तो मैं आपको कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ। चलिए अभी तो ये कीजिए, 3 concentric metal shells A, B and C of respective radii A, small b, small c
have surface charge densities plus sigma minus sigma plus sigma respectively, तो potential of shell B कितना होगा? बताइए कितना होगा बेटा? 2 मिनट है, आराम से क्वेश्चन पे टाइम लगा के सॉल्व करो. हाँ जी, अभी मैंने चैट भी ऑन कर दिया है, थोड़ा भूल गई थी वो करना. आज तो क्लास में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है. Three concentric metal shells A, B and C of respective radii small a, small b, small c. रिलेशनशिप आपको दे रखा है एबीसी में. हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली. चलो एक हिंट ले लो, तीनों पे चार्ज निकाल लो पहले, ठीक है? क्योंकि चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल निकालने में कोई गड़बड़ नहीं करोगे. पोटेंशियल था क्या? Q/4πε0R. ठीक है, तो चार्ज निकालो कितना होगा. निकाल रहे हो या नहीं? हाँ जी स्टूडेंट्स. yes मैम. ठीक है, चलो पहला मेटल शेल ए, दूसरा मेटल शेल बी और तीसरा मेटल शेल ऑलमोस्ट सर्कल है सी बी ए. तो रेडियस इनका दे रखा है कितना? ए बी सी. सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा. तो पहले मुझे बताओ चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना है? मैम सिग्मा कितना आएगा इंटू बताओ? 4/3 पाई सिग्मा ए 4 क्यूब. पाई आर स्क्वायर. ए स्क्वायर. रेडियस तो ये है ना. चार्ज कितना हो जाएगा? आपको पता है शेल्स में या आपके पास जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर उनमें सब में चार्ज बाहर आ जाता है, तो जितना भी है वो बाहर सरफेस पे ही है. ठीक है, चार्ज ऑन स्फीयर बी ऐसे ही करते हैं ना हम लोग. माइनस yes मैम. माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर. b square. चार्ज ऑन स्फीयर सी कितना होगा? sigma 4 pi c square. अब चार्ज आ गया, निकालना क्या है? पोटेंशियल ऑफ शेल बी. वी भी आपको निकालना है. तो बी पॉइंट कोई भी ले लो, ये ले लो, चलो एक पॉइंट कंसिडर करके इजीली समझ में आता है. तो पहले ये बताइए, इस स्फीयर की तो ये बाहर हो जाएगा, राइट? yes मैम. डिस्टेंस इन्होंने क्या दे रखा है? बी. सेंटर से जो डिस्टेंस है वही लेना होता है आपको. तो कितना हो जाएगा ये? चार्ज ऑन बी कितना था? माइनस सिग्मा 4 Minus पाई बी स्क्वायर. 4 pi b square. रुको रुको, ए की वजह से निकाल रहे हो तो चार्ज ए का लेंगे ना हम लोग. सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है इसका? बी. फिर इसके Okay, बाद ma'am. आपके पास इसके खुद की वजह से कितना होगा? माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय में बी. ठीक है, और थर्ड के लिए ये अंदर लाई कर रहा है तो उसके लिए कितना होगा? प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय में कितना लिखूं? बी सी. ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, बी से ये कैंसिल हो गया, ये नहीं हुआ. तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा 4 पाई कॉमन है, ए स्क्वायर बाय में बी, माइनस में बी, और कितना आ गया ये? प्लस में सी. ठीक है, मैम एक बार दोबारा बताना, आपने पोटेंशियल कैसे निकाला है? मैंने पोटेंशियल कैसे निकाला? देखो, ये वाला पॉइंट मान लो, पहले ले लो सबसे अंदर वाला स्फीयर. उस स्फीयर के ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है. एक ऐसे आप इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, बाकियों को भूल जाया करो. यहां से इस पॉइंट पे निकालना है तो इससे डिस्टेंस पता होना चाहिए. इससे डिस्टेंस कितना गिवन है? बी है ना.
तो k इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज हमने निकाला था सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर, तो k सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जो डिस्टेंस है b, फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसको भूल जाओ, अब वो जिस पॉइंट पर लाई कर रहा है, स्फीयर का खुद का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपको पता है कितना है, ये जो k q बाय में r होता है। अब r यहाँ पर रेडियस हो गया ना, तो रेडियस आपके पास क्या है b, चार्ज अब इसका खुद का कितना है माइनस सिग्मा 4 पाई b स्क्वायर, ठीक है। और अब थर्ड स्फीयर पे आ जाओ, उसके वो अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, थर्ड स्फीयर ये हो गया, इसके अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी सरफेस पे जो आपके पास पोटेंशियल है वही तो यहाँ होगा। सरफेस पे आप कैसे निकालते हो, जब ये रेडियस c है, इसका चार्ज कितना है, मान लो कितना कितना निकाला था, सिग्मा 4 पाई c स्क्वायर, तो अब इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा k क्यू बाय में। हम सरफेस पे जब भी सरफेस पे आ जाए, सोच लो जितना चार्ज है ना उस स्फीयर पे, वो सारा सेंटर पे, मानो सेंटर से डिस्टेंस कितना है c, ठीक है। सरफेस पे आया, समझो सीधा वो सेंटर पे रखा हुआ है, सरफेस पे आया सीधा समझो सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और वहां सेंटर से डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, अंदर आया सीधा सरफेस का जो था वही वहां पर होगा, बाहर आया तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, के क्यू बाय में आर कर दो। क्लियर है? यस मैम। ओके, सो ये आपका आंसर बनेगा। ये प्रीवियस आई थिंक या तो आईआईटी मेंस नीट में कहीं आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां से आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाय में बी प्लस में सी, इस तरीके का फॉर्म आ सकता है पेपर में, ठीक है। कंसेंट्रिक ऑमलेट बना दिया, बिल्कुल ऑमलेट ही बन गया ये। मैम के मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, के हाँ के आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ के आएगा, के आएगा, इधर भी के आएगा, वो 4 पाई दिख रहा था ना इसलिए मिस हो गया, ठीक है। चले आगे। Yes, ma'am. ओके, अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स। नॉन कंडक्टिंग की जब बात आती है तो जो चार्ज है वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इससे पहले जो टॉपिक किया उसमें हमारे पास अगर हम अंदर चार्ज डाल भी रहे ना, वो कंडक्ट होके बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग का थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है। मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है, ये सेंटर हो गया, रेडियस आर हो गया, तो वही 3 केसेस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस, ठीक है। तो बताइए कितना होगा, सरफेस पे बता दो चलो कितना होगा। KQ by R. KQ by R, ma'am. Capital R. Q बाय में R, सॉरी ये सरफेस पे हो गया ना हमारे पास, ये इधर हो गया। अच्छा इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड बताओ चलो कितना होगा। मान लो ये पॉइंट बाहर हो गया तो कितना आएगा आपके पास, सेम KQ by small r. इनसाइड का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी माइक ऑफ रखें बच्चों। इनसाइड का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं अभी, इसका डेरिवेशन आप खुद देख लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड वाला आया था ना वो आपको पुट करना होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू, अगर आप इनसाइड वाली बात करो E डॉट dr, तो इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको इंटीग्रेट करके निकलता है। अपने माइक ऑफ रखें। हाँ जी, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू में 3/2 आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इनसाइड में आता है, बाकी दोनों में तो सेम ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो इसमें जो अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ये इसके क्वेश्चंस जो है यहाँ नहीं बनेंगे, इसका क्वेश्चन बनेगा इसका ग्राफ पे या वेरी कैसे कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक चीज देखो, सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर में r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, बताओ।
सेंटर में r इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? Yes, r ही तो ma'am. वेरी करना, यहाँ पे 0 पुट करो, कितना आ जाएगा? k q बाय r क्यूब इंटू में 3/2 r स्क्वायर। इसको काटेंगे तो k q बाय r 3/2। ये तो कुछ देखा देखा नहीं लग रहा। क्या है k q बाय r? सरफेस पे। पोटेंशियल तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसमें? सीयूईटी में। आपको दे देंगे सरफेस पे कितना है, सेंटर पे निकालो। फटाक से दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सेंटर पे 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो VC इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ VS। क्लियर है सबको? अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल की बात करें और अगर R की बात कर रहे हैं तो देखो, सेंटर मान लो मैं अगर ये बना रही हूँ स्फीयर, तो यहां से यहां तक जब मैं जा रही हूँ तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हुए पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है? बताइए। सेंटर कम पे हो जा रहा है. कम हो रहा है, इनवर्सली है यहाँ। यस, कम हो रहा है। तो इस तरीके से जब तक ये रेडियस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा इस तरह। क्लियर है अभी सबको? यस Important है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होंगी। चले अभी आगे। यस मैम। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं बताइए। चलो मैं एक आपको सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। एक वर्क चार्ट डन जीरो कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। जिसमें पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पर। ठीक है, वो सरफेस क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन्स दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन पॉइंट्स को अगर आप मर्ज कर दोगे तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। क्लियर है सभी को? वर्क डन जीरो होता है, मूविंग चार्ज। वर्क डन 0 होता है। यस यस मैम। सारे पॉइंट्स पे आएंगे हम धीरे धीरे। पहले बताओ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनाओ? सोचो जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब जगह सेम होना चाहिए। मैम एक स्फेयर में स्फीयर हो गया, इसके rays क्योंकि हर निकलेंगे ना? जगह सेम है, R सेम है। रेडिएटिंग निकलेंगे। ठीक है, यस। तो V इज इक्वल टू E डॉट R से अगर आप देखो तो E R आपके पास आंसर हो जाएगा, तो सेम आएगा हर पॉइंट पर। ऐसे ही इसका बताओ क्या होगा? प्लस मैम प्लस सिलेंडर। सिलेंडर। किसका ऑन है अभी माइक? अभी देखो अपने माइक बेटा ध्यान रखा करो, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। उमेश का भी तो बंद है। हाँ जी, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बताइए इसके बारे में क्या पता आपको? 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस कर सकते हैं? नेवर। नो मैम। नो मैम। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इस मान लो अभी आपको वैसे टॉपिक पता है कि पोटेंशियल सरफेस, आप सोच रहे हो मैम इसको क्यों बता रही है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट का दे दिया, असर्शन दे दिया, क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट है क्या गलत है, ऐसे 2-3 जो इसके 4 प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको टेस्ट में भी मैंने दिया था एक कि लीनियर साइज चार्ज का कितना होगा अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं और वो इनफाइनाइट है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, तो चेक करना हो तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इसके अलावा बताइए। यस, एक बच्चे ने बताया था नो वर्क डन। नो वर्क डन इज हैपनिंग in moving a charge from one point to another on equipotential surface। इसके अलावा कोई याद हो? इलेक्ट्रिक ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलवेज नॉर्मल, यस ये भी बोल सकते हो। या तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है,
ठीक है, नहीं तो पोटेंशियल आपके पास हमेशा जो लाइंस आप रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल देखो वैसे तो स्केलर ही होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं, मैम ठीक है। इक्विपोटेंशियल तो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। समझ में आई बात? तो नेवर इंटरसेक्ट का पॉइंट हो गया, नो वर्क डन हो गया, और पोटेंशियल मैम डिफरेंस जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक साथ होते हैं, मैं कि थोड़ा पास में होते हैं, तो फिर उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज्यादा होता है, जबकि एज कम्पेयर टू जब उनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो फिर वो कम हो जाता है। दो सरफेसेस जब होते हैं, हाँ आपका एडिशन होता है, आपको पता है जो पोटेंशियल है वो आर के साथ वेरी करता है, तो ठीक है, रिजल्टेंट वगैरह आप निकाल लोगे कितना बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कीजिए, फिर इससे रिलेटेड यही आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक जीरो फील्ड की होता है। टर्म्स में मैंने ये बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर आती है, ठीक है। ओके मैम। चलिए, a circle is drawn with charge plus q as center. What is the work done in moving a charge q naught from b to c? पहला केस जब हम उसको सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहे हैं, दूसरा केस पहले ए पे लेके जाओ फिर सी पे लेके जाओ, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर बताइए फटाफट। हाँ जी बिल्कुल लकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, पोटेंशियल सेम होना चाहिए उसके ऊपर। इनसाइड क्या जीरो होता है बेटा विवेक? इतनी देर का क्वेश्चन था नहीं है, सॉल्व कर रहे हो? बोथ जीरो, यस, जीरो जीरो। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है जिनमें आंसर आ जाए जीरो जीरो, दोनों का जीरो आएगा, एक का निकाल लो दूसरे का अपने आप जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो है जीरो सरफेस पे आप कैसे ही ले जाओ वर्क डन होता ही जीरो है, ठीक है। आपको वर्क डन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर नेट चार्ज है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वर्क डन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है वो कंजर्वेटिव है, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो चाहे इस पाथ से ले जाओ, चाहे इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, आंसर सेम आएगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप पहले जब सरकमफ्रेंस के अलोंग लेके गए, तो यहां पर अगर आप बात देखो, सर्कल ड्रॉन विद चार्ज प्लस क्यू, आपको पता है सेंटर पे प्लस क्यू है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो अब इसको आप यहां से यहां लेके जाओगे तो उसके अंदर वर्क डन वैसे ही जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। यही है ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस भी चार्ज को आप लेके जा रहे हो, तो यही नहीं, यही जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। और अगर इस पाथ से जीरो हो गया तो इस पाथ से भी जीरो ही होगा, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से हो रहा है, तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अंश फिर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाकी किसी को दिक्कत आ रही है? नो मैम। आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है बेटा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइए मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मान लो चलो एक पॉइंट ले लो Q, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस चार्ज की वजह से कितना होगा? के क्यू क्यू बाय आर। कहाँ है Q? मैंने तो Q दिया ही नहीं आपको, एक Q दिया है बस। सिंगल चार्ज के लिए, फॉर सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। हम जीरो होती है ना तब तो। हाँ, तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर? जीरो। मान लीजिए इन्फिनिटी से आप एक चार्ज को उठा के लेके मतलब लेके आ रहे हो और आपने रखा, आसपास कोई चार्ज नहीं है, आपको क्या काम करना पड़ेगा? नो वर्क अगर डन। आप उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे क्लिक भी कर दोगे ना तो वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई काम ही नहीं करना पड़ा। लेकिन अब अगर मैं दूसरा चार्ज उठा के लेके आऊं, मान लो एक Q1 चार्ज मैं इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर लेके आ रही हूँ, ठीक है, फिर मैं Q2 चार्ज
इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आ रहे हो, Q3 चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो अब इस सिस्टम का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हम सजा रहे हैं ना सारे चार्जेस को, ठीक है, और हम लोग एक ले रहे हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब वो कैसे ही रखा है, अलग अलग रखा है, सारे इकट्ठे रखे, हमको मतलब नहीं। इन्फिनिटी पे हम लोग मानते हैं पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, ठीक है। तो ये इनिशियल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये फाइनल। तो जो ये डिफरेंस होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, एक सिंगल चार्ज के लिए नहीं निकलता। और वो निकलता कितना है आपके पास, मान लो अगर आप फर्स्ट चार्ज आपने रख दिया लाके, दूसरा लेके आ रहे हो, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, यू फाइनल हम निकालेंगे तो के क्यू Q1 बाय में जो भी इनका डिस्टेंस होएगा, लेट्स से R1 है। फिर आप दूसरा लेके आ रहे हो ये वाला, तो इसकी वजह से देखोगे के क्यू Q2 बाय में R2, और आप इसकी वजह से भी देखोगे के Q2 Q1 बाय में R3, ठीक है। अब जितने भी आप लेके आते जाओगे चार्जेस, लेट्स से मैं अब ये Q3 लेके आ रही हूँ, तो ये वाला देखोगे, ये वाला भी देखोगे, ये वाला भी देखोगे, और ये वाला भी देखोगे, ठीक है। क्लियर है सबको? और ये सिर्फ मैं इस चार्ज की बात कर रही हूँ कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर आप पूरा सिस्टम का देखेंगे ना, तो ये सारे आपस में भी आएंगे, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। क्लियर है अभी सबको? यस मैम। ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या यही है, इसमें और तो कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी छोटी मोटी बेसिक बातें बता दूं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, UF माइनस UI, ये आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख देते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। ये आता कैसे है, ये आपकी यूज होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। और हम लोग ये चार्जेस को जब लेके आ रहे हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज 0, ठीक है। ये छोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। डेल्टा U इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। चलें आगे, चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। लगाइए सभी बच्चे, अभी आप IIT नीट का तैयारी कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आइडेंटिकल चार्जेस माइनस Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड B, then electrostatic potential energy of charge plus Q which is placed at center of cube will be. सॉल्व कीजिए। माइनस Q रखा है हर जगह, और आपको सेंटर पे कौन सा चार्ज लेके आना है, प्लस Q। ये क्या हो जाएगा, B। सॉल्व करो सभी बच्चे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना, समझ लो आपकी प्रिपरेशन मेंस वाली ना सही चल रही है। चलो एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, आपको माइनस क्यू चार्जेस जो रखने हैं ना, उनको नहीं सजाना, वो रखे हैं, आपको लेके आना है प्लस Q को। तो सिर्फ प्लस Q वाले के साथ जो चार्जेस का इंटरेक्शन है, सिर्फ वो देखना है। ऐसे तो बहुत ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे, पहले माइनस Q लाए, फिर दूसरा माइनस Q एक B डिस्टेंस पे लाए, फिर तीसरा लाए, चौथा लाए, पांचवा, ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी। आपको सिर्फ पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस Q व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो आपको डिस्टेंस लेना है प्लस Q का माइनस Q के साथ, सभी के साथ। एक बार x मान के कर लो, चलो x मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, सबका सेम ही है। मैम -28√2 KQ² अपॉन B। -28√2 KQ² अपॉन में B। नहीं, ये गलत है। आपने वही चीज की, आपने सारे चार्जेस को ले के जो टर्म्स है, आई थिंक वही सारे कंसिडर करे। पहले माइनस Q लेके आए, फिर माइनस Q,
ऐसे नहीं करना, सिर्फ इस चार्ज को लेना है। तो मान लो एक चार्ज के साथ, सभी चार्जेस के साथ सेम ही डिस्टेंस है r, तो ये जो डिस्टेंस है r कैसे निकालेंगे? ये पूरा देखो एक डायगोनल है क्यूब के अंदर, इमेजिन करो जरा, डायगोनल है, एक अपोजिट पॉइंट ये ले लो और एक इधर ले लो, ये जो इसके पीछे वाला डिस्टेंस है ये b हो जाएगा। हमको एक बार डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल आपने ये सब केमिस्ट्री में भी आई थिंक किया ना केमिस्ट्री में। तो ये एक ट्राइंगल बन गया इस तरह, बनाए नहीं बना? आना तो बोलो। यस मैम। हाँ, तो ये ऐसे एक ट्राइंगल बन गया है इस तरह, मतलब मैं अगर माइनस तरह है और कितना है बेटा? -16 के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर। नहीं, साइड बी -16 तो ठीक आ रहा है आपका। चलो देखते हैं कहाँ क्या गड़बड़ है। ये है बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2b हो जाएगा ना। अगर ये वाला ट्राइंगल आप ले रहे हो तो ये भी b है, ये भी b है, ये कितना हो जाएगा? √2b, ये b हो गया। तो अब आप डायगोनल निकाल सकते हो ना, ये आ जाएगी √3 ऑफ b। इसका आधा हमको लेना है क्योंकि वो डायगोनल के सेंटर में रखा है, तो √3/2b हो जाएगा। ये r आ गया आपका, ठीक है। अब अगर मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल जो है मान लो 0 है, हम इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं, सॉरी इनिशियल 0 है, फाइनल हम उठा के लेके आ रहे हैं, और प्लस क्यू का देखना है आपको। सिर्फ प्लस क्यू के लिए अगर हम देख रहे हैं तो -k क्यू स्क्वायर बाय में √3/2b, और कितने चार्जेस हैं? ×8। ये आएगा आंसर आपका 16k क्यू स्क्वायर बाय में √3b। आया समझ में? यस मैम। आया समझ में? बस डायगोनल निकालने का पार्ट था। उसके बाद तो हमें प्लस क्यू को जब आप ला के रख रहे हो ना, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है k q1 q2 बाय में कितना r, और कितने चार्जेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारे के सारे सेम है, अलग अलग होते। मान लो यहाँ प्लस क्यू होता है, यहाँ 2q होता है, 3q, तो अलग अलग टर्म आपको ऐड करना पड़ता। एनर्जी भी आपके पास ऐड होगी, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे पोटेंशियल ऐड होता है। क्लियर है? अभी देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, देखो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लिखना था। चले अभी आगे। यस मैम। तो आपके ये दोनों आंसर्स नहीं है। ओके लेट्स गो, ये वाला करो चलो। Charge plus q minus q are placed at points A and B respectively, which are at distance 2l apart. C is the midpoint between A and B. Work done in moving a charge plus q along semicircle CRD. ये क्वेश्चन हम लोग कल पोटेंशियल में कर चुके हैं, याद है किसी को? एक प्लस, ये मतलब दो तरीकों से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पोटेंशियल से भी और एनर्जी से भी, ठीक है। कई बार पोटेंशियल वाला इजी रहता है तो हम लोग उससे भी कर सकते हैं, और इसको एनर्जी से भी कर सकते हैं। तो ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये टोटल डिस्टेंस 2l है, तो इतना कितना हो गया? l। फिर बोला है 8, फिर क्या बोला है? c, ये 2l दे रखा है ना। c इज द मिड पॉइंट, ये c मिड पॉइंट है। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू अलोंग सेमी सर्कल CRD, यहां पर आप लेके आ रहे हो, ठीक है। ये डिस्टेंस बता दो कितना होगा? क्वेश्चन ऐसे है बेटा, अगर L ही IIT होगा कर रहे ना? हो या रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। एल ही होगा, यस, सेमी सर्कल है, अगर इधर एल है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एल ही हो जाएगा। तो आपको इसका क्या निकालना है? वर्क डन। पोटेंशियल से भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एनर्जी से। कौन से चार्ज को उठा के लेके जाना है? प्लस क्यू। प्लस क्यू को उठा के एक बार यहां और एक बार यहां, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना आएगा। चलो ये आपका होमवर्क है,
ठीक है, इसको सॉल्व करना, कल आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आंसर वही आना चाहिए। मैं आंसर आपको बता देती हूँ। किसी को याद है ये किया था हम लोगों ने? जो डाउट के लिए बोल रही थी यही क्वेश्चन था। अच्छा यही है, चलो फिर करा देते हैं हम लोग। हम्म। चलो पहले इसको हम लोग एनर्जी से करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज को मतलब हमें कहां से कहां लेके जा रहा है, देखो प्लस क्यू को हमको लेके जाना है सी से डी। तो पहले इनिशियल पोजीशन मान लो, जब सी यहां पर, जो सी पॉइंट है यहां पर प्लस क्यू रख दिया, ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एक तो ये चार्ज हो गया के क्यू, कैपिटल क्यू बाय में आर कितना हो जाएगा? एल, प्लस में इसकी वजह से कितना हो जाएगा? के क्यू कैपिटल क्यू बाय में एल। ठीक है, अब हम इसको उठा के, अच्छा ये माइनस है ना, ये माइनस आएगा। ठीक है, अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल आप उठा के रख रहे हो यहां पर प्लस क्यू, अब इसको भूल जाओ। अब देखो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लेके आ रहे हो, जब एक ऑलरेडी यहाँ प्लस क्यू और एक माइनस क्यू रखा है, तो पहला इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा? के क्यू कैपिटल क्यू बाय में डिस्टेंस कितना लू? 3L 3L। आगे माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डिस्टेंस कितना लू? L L। एन। इसको ये तो जीरो ही हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो नेट डिफरेंस आएगा वही वर्क डन है। ठीक है, जो चेंज इन एनर्जी है वही तो वर्क डन हुआ है ना, कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे जो काम करना पड़ा वही तो चेंज इन एनर्जी आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी तो यही आंसर आया था हमारा। डाउट क्या था इसमें? आप बताओ ये 3L क्यों लिया? मैम मुझे ये डाउट था कि 3L हमने क्यों लिया, तो हो गया क्लियर। क्यों लिया? अब ये टोटल डिस्टेंस 3L हो गया ना बेटा, तो ये कितना हो आ जाएगा? गया। माइनस 2K क्यू कैपिटल क्यू बाय में 3L। ठीक है, आपको याद हो हमारा आंसर फॉर्मेट था 6 में कुछ आ रहा था, तो इसको खोल लो, के को -2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3L क्यू कैपिटल क्यू, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू कैपिटल क्यू बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट L। कुछ ऐसा ही आ रहा था? ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं है? क्या क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो वाला भी मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था। हम लोगों ने सॉल्व किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है डेल्टा वी, दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो इनिशियली आपके पास यहाँ है वी ए पी, मान लो चलो वी पी, और बाद में है वी क्यू। तो आप पी से क्यू लेके जा रहे हो, तो वीपी वी क्यू माइनस में वीपी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय में वर्क डन कहां से कहां ले जाने में? पी टू क्यू ले जाने में। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, जिस चार्ज को लेके जा रहे हो क्यू, वर्क डन निकालना था, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते कैसे हैं? क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा? किसी चार्ज की वजह से क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा? वही है आपके पास के क्यू बाय आर। ठीक है, तो क्यू की वजह से निकालेंगे के क्यू आर स्मॉल, ये प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस 3L, और आपके पास माइनस के क्यू बाय एल, ये हो गया आपके पास वी क्यू। ऐसे ही आप वीपी लिख सकते हो। वीपी क्या हो जाएगा? के क्यू बाय में वीपी, आप यहाँ है, आपका पॉइंट बीच में है, तो के क्यू बाय में एल, एंड माइनस इस दूसरे वाले की माइनस के क्यू बाय एल। सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा। तो हम जनरली प्रेफर करते हैं पोटेंशियल से सॉल्व करने का, क्योंकि एनर्जी में बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, अभी तो बहुत कम है, तो पोटेंशियल से सॉल्व होता है तो पोटेंशियल से करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला आपको पता ही है, बता देंगे बेटा, आपका सैटरडे तक जितना होगा ना वही आपके टेस्ट में आएगा। चलो ये करो, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है आपको, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और दोनों 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, शोन इन द फिगर, ये फिगर है। A third charge Q3 is moved along the arc of the circle of radius 40 centimeter from C to D. Third charge मूव कर रहे हैं हम रेडियस के along, कितना? 40 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, तो ऑब्वियसली यहां कहीं आएगा नहीं,
ये टोटल डिस्टेंस 40, ये आर्क बना रहे हैं ना, ऐसे क्वाड्रेंट आप बना रहे हो, तो ये चार, ये डिस्टेंस 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इतना 10। तो अब आपको बताना है कि कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको दे ही रखा है, कितना है, Q3 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सम k। ये k आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं है, इसको k डैश मान लो, चलो ठीक है। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दे रखा है, आपको k डैश निकालना है। अब हम इसको पोटेंशियल की फॉर्म से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको एनर्जी का चेंज दे दिया, तो अब हमें एनर्जी वाले ही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो k डैश आप निकालना चाह रहे हैं या मैं करा दूं? फर्स्ट चैप्टर में तो विवेक आपने ऑलरेडी तैयारी किया होगा ना, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। एक टेस्ट मैंने पार्ट टेस्ट दिया था, 10 क्वेश्चन थे उसके अंदर, वो लगा के देखना एक बार, आंसर्स भी दे रखे हैं, वो करके देखना, आपको आइडिया हो जाएगा ठीक है कि उसमें क्या क्या है। तो सैटरडे तक जितना होगा वो संडे के टेस्ट में आ जाएगा। मैम लास्ट क्वेश्चन में जो वर्क डन है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव। नहीं, हम लोग यहाँ पर यूएफ माइनस यूआई निकाल रहे हैं ना बेटा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे हो आप, लेकिन हम यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स वाला नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वाला ले रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम उसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, जो चार्जेस हैं उनकी वजह से नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। तो जनरली हम क्वेश्चंस जो करते हैं 95% हम यही वाला केस लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो है इसमें आपको इंटीग्रेशन वगैरह बहुत करना पड़ता है। ओके मैम। मैम इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस क्या लेंगे Q3 से जो पॉइंट है वहां पे तक का? यहां तक का देखो, पहला जो केस बनेगा, जो फर्स्ट केस है यू इनिशियल की अगर आप बात करें, तो आप इन्फिनिटी से मान लो यहां पर उठा के लेके आए हो, तो पहला केस तो यही बन गया ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर। मीटर में कर लेना, वैसे जरूरत तो नहीं है। और आपके पास ये इनिशियल केस हो गया, ये फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जब आपके पास ये यहां रखा गया होगा, तो आपको ये डिस्टेंसेस तो ऑलरेडी पता है सारे। जब आप सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में Q3 को आप यहां रख रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस भी पता है और इससे ये डिस्टेंस भी पता है और इन दोनों का आपस में भी पता है। तो चलो यू इनिशियल बताओ क्या क्या होगा, K Q1 Q3 बाय में 0.4 लगा लो, मीटर में कर लिया मैंने। फिर इसके बाद K Q3 Q2 बाय 0.5। ओके, और एक ऑलरेडी ये भी तो होगा ना Q1 और Q2 का जो आपस में है, तो K Q1 Q2 बाय में 0.3। क्लियर है सभी को? 3 टर्म्स आ जाएंगी ना। मान लो आप पहले चार्ज Q1 रखे, फिर Q2 रखे, फिर Q3 उठा के लाए, तो ये वाला, और जब Q2 रखा तो ये वाला, तो 3 टर्म्स आएंगी। अब फाइनल पोजीशन की बात करें, ये वाला अगर हम यहां रख रहे हैं, तो यहां पर देखो एक आएगा K Q1 Q3 बाय में कितना डिस्टेंस लू, 0.4, प्लस में K Q2 Q3, मतलब एक बार ये ले रही हूँ एक बार ये ले रही हूँ, Q2 Q3 बाय में 0.1, ठीक है। प्लस में ये जो इनका आपस में था वो तो आएगा ही आएगा, K Q1 Q2 बाय में 0.3। अब जब माइनस करोगे UF माइनस UI, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये कैंसिल हो रही है, और क्या कैंसिल हो रहा है, 0.4 वाला। ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, K Q2 Q3 बाय 0.1 माइनस में K Q3 Q2 बाय 0.5। इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा आपके पास कितना, कितना आएगा बेटा, माइनस में K Q2 Q3 ऐसे ही कुछ आ रहा है ना,
0.5 है, ऊपर 10 ले लो, 5 1 5 -2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा ऊपर। सॉल्व करो जरा इसको एक बार। मैम एक चीज पूछना था, इसमें तो हमने मतलब अलग अलग चार्जेस के बीच में भी इंटरेक्शन लिया, जबकि जो क्यूब वाला केस था उसमें सिर्फ प्लस और माइनस के बीच में लिया था, माइनस माइनस इन सब के बीच में नहीं लिया था। क्योंकि यह सिस्टम की बात हो रही है, वहां हमने एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर चार्ज मेंशन किया हुआ था। ठीक है, जब आप सिस्टम की बात करेंगे आपको सारे देखने पड़ेंगे, और जब आप पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर की बात कर रहे हैं तो उस चार्ज का इंटरेक्शन देख रहे थे हम लोग। क्या क्वेश्चन था देखो, यही है ना, यस मैम। potential energy of charge plus q which is placed at the center of the cube will be। ठीक है, जब आप प्लस q रख रहे हैं तो हम लोग क्या रहे, u फाइनल हमारे पास क्या है 0 है, जब आप उसको इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हो उसका u फाइनल क्या है 0, और जब आप उसको सिस्टम के अंदर रख रहे हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रखने के बाद इनके साथ जैसे इंटरेक्ट किया वो इस चार्ज की हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। आते हैं हम लोग, हाँ सॉल्व करो जरा इसको। ये आएगा आपके पास K2 Q3 तो कॉमन ही आ रहा है मैम 0.8 K Q2 Q3। हाँ, 10 माइनस में 2, हाँ तो ये 8 ही आ जाएगा। यस मैम। 8 बाई K dash 8 बाई Q2 8 है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? K dash is equals to Q2 8। K dash equals to 8 मिनट, लेट मी चेक। हाँ ना, तो यही चाहिए। K dash चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 10 नहीं आएगा बेटा, ये क्या है देखो, जब आप पॉइंट खोलेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और इधर क्या आएगा 10 बाई 2, 5 1 5 2 तो 10 माइनस 2 8 माइनस 8 K Q2 Q3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। हाँ आपका आंसर ठीक ही लग रहा है मुझे, -8 K Q2 Q3। अब आपको ये दे रखा है ऑलरेडी कितना है, तो Q3 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डैश। ठीक है, तो ये K से तो ये कैंसिल ही हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल हो गया। ठीक है, K डैश इक्वल्स टू -8 Q2। मैम -8 कहाँ से आया? -8 क्यों आएगा मैम? हाँ +8 सॉरी, 10 - 2 है ना, यस मैम। प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको इतनी सारी टर्म्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये क्वेश्चन मैंने डाला इसलिए था कि आपको ये समझ में आया कि इसको जल्दी कैसे करना है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में ये देखो आप कि ये वाला जो टर्म है, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो चेंज क्या हो रहा है, बस आपको वो चेक करना है। जैसे अगर आप यहां रख रहे हो तो एक तो ये वाली टर्म आई 10 वाली जो है, जो ये वाली टर्म होगी। ठीक है, और जब इनिशियल पोजीशन की आप बात कर रहे थे तो आपके पास कौन कौन सी टर्म आ रही है, ये वाली 0.5 वाली। ठीक है, तो जो टर्म्स में चेंज है, जो टर्म्स का चेंज आ रहा है बस आपको वो उठाना है। समझ में आया? Yes मैम। क्लियर हुई बात कुछ? देखो ये जो Q3 की टर्म है इसका डिस्टेंस Q1 से 40 है, और यहां पर भी इसका डिस्टेंस 40 ही तो है या नहीं? सिर्फ इस चार्ज को देखो, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके पास Q3 का Q1 के साथ इंटरेक्शन है, फाइनल में भी तो यही है। ठीक है, तो ये टर्म भी नहीं आएगा, और Q1 Q2 का अगर इनिशियल में है फाइनल में भी वही है, तो ये दोनों टर्म्स की वजह से तो आएगा ही नहीं। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? Q3 का है, और Q3 ये वाला जो पार्ट है 10 वाला और 50 वाला, तो आप डायरेक्ट जो है डिफरेंस ले सकते हो। बाकी आपकी सहूलियत है कि आपको कैसे इजी लगता है। चले आगे, Yes मैम। समझ में आया है नहीं? हाँ ना तो बोल दो। मैम आ गया। ओके फाइन। सो अभी लास्ट टॉपिक जो आज का है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी करना है या बाद में करना है?
मैम अभी करवा दो। चलो ठीक है, 5-10 मिनट का ही टॉपिक रह गया है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपके पास एक डायपोल रखा हुआ है -q +q, ठीक है। और मान लीजिए हम इसका जो डिस्टेंस है वो जनरली क्या लेते हैं, 2l। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, मान लो ये आपके पास θ1 है और ये अगर आपके पास मैं इसको θ2 पर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज u θ2 माइनस में u θ1, फाइनल माइनस में इनिशियल क्या आएगा बेटा, माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। ठीक है। हम अज्यूम करते हैं जो θ1 है वो 90 है, ठीक है। ये जनरल था, θ1 θ2 हम हमारे हिसाब से ले रहे हैं, तो θ1 90 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, u ऑफ θ2 इज इक्वल टू माइनस PE कोस θ2। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, u θ इज इक्वल टू माइनस PE कोस θ, जिसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस ऑफ P डॉट E। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फिर कुछ भी दे रखा आपको। क्लियर है सबको? ये जनरली कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है, इससे फिर आपके मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको पता है क्या, -q से +q होता है। क्लियर है सबको? फिर एक क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल बन सकता है इसमें, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बन सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो अगर आपके पास डायपोल इस तरह रखा है, -q +q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेगेटिव पे तो डायरेक्शन में किधर लगेगा, इधर लगेगा, और +q पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको स्ट्रेच कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा, स्ट्रेच कर रहा है। तो यहाँ पर टॉर्क क्या है, 0। टॉर्क कब आएगा, जब वो उसको घुमाने का कोशिश करेगा। और F नेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, दोनों ही केस में 0 होता है। ठीक है। तो F नेट तो 0 है, टॉर्क 0 है इस पोजीशन पे, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0। थीटा इक्वल्स टू 0 पे टॉर्क नेट भी 0 हो गया। अच्छा ये बताइए यहां पर ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -PE कोस 0, -PE। समझ में आया अभी? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं इसको हिला देती हूँ थोड़ा सा भी, मान लीजिए इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे रख दिया मैंने, ये आ गया -q, ये आ गया +q। तो आपको पता है -q पे तो इधर लगेगा और +q पे इधर लगेगा, तो उसको दोबारा से उसी पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है ना, यस और नो? यस मैम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, जो अपनी पोजीशन को बार बार पाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -PE मिनिमम। अगर हम इसी डायपोल को उल्टा रख दें, मतलब अगर मैं ये ऐसे रख दूं, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, -q। यहाँ आ जाएगा +q, ये आपके पास हो गया। ठीक है। तो ये एंगल अब हो गया 180 डिग्री का। यहाँ पर भी टॉर्क 0 है और F नेट 0 है, क्योंकि -q पे लगेगा इस तरफ पे और +q पे इस तरफ पे, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। F नेट 0, टॉर्क नहीं, टॉर्क के लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। मतलब एक इधर लग रहा है, मान लो एक इधर लग रहा है, तब टॉर्क आता है। ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -PE हो जाएगी कोस 180। कोस 180 इज -1, तो ये कितना आ जाएगा, PE। ठीक है। ये मिनिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल आपके पास आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा भी हिला देती हूँ, मान लीजिए डायपोल को थोड़ा सा भी मैंने हिला दिया, तो इस पे लगेगा इधर और इस पे लगेगा इधर, तो इसको घुमा ही देगा ना, ये वापस उसी डायरेक्शन पे तो नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया। अब 0 कहां पर हो रहा है, जब कोस थीटा क्या है, 0, जब थीटा आपके पास 90 है। जब आपके पास थीटा 90 है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, 0। उस टाइम पर आपके पास F नेट 0 है, टॉर्क क्या होता था, PE साइन थीटा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, PE।
ठीक है, तो फॉर्मूले पता है तो ये सारी चीज पता कर दोगे। स्टेबल अनस्टेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेबल उसी जगह पे उसको वापस लाना चाहता है, अनस्टेबल जो है उसको घुमाई देगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर, क्लियर हो जाएगी ये चीज। क्वेश्चन कैसे आता है देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment 3.2 into 10 to the power minus 8 coulomb meter from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium in a uniform electric field of intensity 10 to the power 4. सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन है सभी बच्चे। मैम 6.4 into 10 to the power minus 4. 6.4, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी विवेक, आपको बेटा मैंने कल ना ग्रुप में शेयर किया है, या फिर आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन का लिंक ओपन करेंगे तो जो क्वेश्चन बच्चों को टेस्ट में दिया था 10 क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका आंसर भी प्रोवाइडेड है। पहले खुद ट्राई करो फिर आंसर मैच करना। वर्क डन कितना हो जाएगा देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अभी हमने निकाला वर्क डन कितना आ रहा था, माइनस ऑफ पीई। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या आ रहा था, पीई। तो वर्क डन क्या होएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होएगा ना। तो आप लेके जा रहे हो स्टेबल से अनस्टेबल, तो पीई माइनस ऑफ पीई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पीई। अब आपको पी और ई ऑलरेडी गिवन है, 2 इंटू में 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ई कितना है 10 टू द पावर 4। तो जो आपको आंसर आया था 4, कितना आया था बेटा 6.4 into 10 raised to the power minus 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो लास्ट कंसेप्चुअल है, फटाफट रीड मारो और बताओ। मैम स्टेबल में तो माइनस पीई हो जाता है ना। स्टेबल वो होता है जो मिनिमम होता है, आपको याद हो हम हर जगह केमिस्ट्री में फिजिक्स में ही पढ़ते हैं ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी उतना सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, और अभी भी देखा स्टेबल में माइनस पीई आ रहा है, देखो ये रहा। यस मैम, तो हमें नेगेटिव यूज नहीं करना था न्यूमेरिकल के टाइम पे। करा है ना फिर हमने, ये आपके पास स्टेबल वाला ही तो है और ये अनस्टेबल वाला है, लेके कहाँ जा रहे हैं, अनस्टेबल टू स्टेबल जाना है। ठीक है मैम, क्लियर है। हाँ ठीक है, वो आपने उल्टा ले लिया। बताओ चलो। Electric dipole has the magnitude of its charge as q and its dipole moment is p. It is placed in uniform electric field E. If the dipole moment is along the direction of the field, dipole moment along the direction of field यानी minus q plus q ऐसे रखा है। The force on it and the potential energy are respectively क्या होगा। फोर्स आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट ऑलवेज 0, किसी भी पोजीशन पे रख लो। टॉर्क नेट में और में नॉट भी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पर, मिनिमम की बात आ रही है, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। yes ma'am तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कॉन्सेंट्रिक शेल्स के ऊपर, मान लो इसको मैंने प्लस क्यू दे दिया, प्लस 3q दे दिया, तो मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अगर करना चाह रहे हो और अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। okay ma'am क्योंकि अगर अच्छा क्वेश्चन देना चाहे तो क्वेश्चन उससे अच्छा बन जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। एग्जैक्ट हमारा 11, 15, 17 तक हो गया है।